तो आज का जो सेशन रहेगा ये इसमें हम लोग डिस्कस ये करेंगे क्या कि एक क्लास के अंदर में हम लोग वेरिएबल्स कैसे लेंगे, है ना। क्योंकि कल जो मैंने लास्ट सेशन में जो भी हमने डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आप वहाँ पे आपने सिर्फ मेथड के बारे में आपको बताया था कि मेथड हम कैसे लेंगे, मेथड के अंदर में पैरामीटर क्या होता है, उसका रिटर्न टाइप क्या होता है, एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, इस सब चीज़ों के बारे में काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल के बारे में। मतलब क्या कि अगर मान लीजिए कि मैंने एक क्लास ले लिया, क्लास ए रखा, और इस क्लास ए के अंदर में हमने सपोज एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, यहाँ पे क्या, पब्लिक इंटीजर एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक मेथड बना दिया, पब्लिक वॉइड सो नाम का एक मेथड बनाया। और अगर ये मेथड कॉल होगा तो आपको यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट पे मैंने प्रिंट कर दिया किसको, एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अभी आप देखेंगे कि जो इंटीजर एक्स है ये कौन से टाइप का वेरिएबल हो गया, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, राइट। आई होप ये मैंने आपको बताया था ये कंसेप्ट कि वेरिएबल्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो वहाँ पे इंट एक्स ये क्या हो गया, किसी भी मेथड के अंदर अगर नहीं होता है तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल होता है, ठीक है। और इस इंस्टेंस वेरिएबल में हम किस तरीके से हम वैल्यू देंगे वो हमें समझना है। और एक मेथड बनाया मैंने, सो नाम का मेथड बनाया, और अगर ये कॉल होगा तो आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। अब मुझे इसको एक्सेस करना है, तो आप जानते हो कि अगर एक क्लास से दूसरे क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी होता है। तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे किस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मेन क्लास हमारे पास है मैक, और यहाँ से हमने क्या किया, ए के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे एओ में डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए इस एक्स को असाइन करेंगे, यानी एक्स जो हमारे पास जो यहाँ पे वेरिएबल है, यानी वेरिएबल का डिक्लेरेशन किसी और क्लास में है, उसको वैल्यू मैं किसी और क्लास से दे रहा हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरीके से वेरिएबल को वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। एओ डॉट एक्स इक्वल टू 10, तो ये जो 10 है किसको असाइन हो जाएगा, इस एक्स को असाइन हो जाएगा। और फिर अगर आप यहाँ पे सो मेथड को कॉल करते हो, जैसे सो मेथड को कॉल करेंगे ये आपको डिस्प्ले करके यहाँ पे दिखा देगा, यानी सो मेथड कॉल हुआ, एक्स की वैल्यू को डिस्प्ले करके दिखा देगा। अब इस प्रोग्राम को अगर रन किया जाए तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे इसको कंपाइल करते हैं, जावा सी मैक डॉट जावा, क्योंकि मुझे कंपाइल उसी को करना है जिसके पास मेन मेथड होता है। और यहाँ पे जावा मैक एंटर करते हैं, आपको यहाँ पे 10 दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने सो मेथड को कॉल किया तो एक्स को मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, और एक्स के पास कितना वैल्यू दिया था मैंने, 10 यहाँ से दिया था। और ये आपको समझ में आ गया होगा, प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए कि अगर क्लास के अंदर में अगर हमें यहाँ पे वेरिएबल अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम किस तरीके से वैल्यू असाइन किया जा सकता है, और इसको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। क्लियर है, यस और नो, प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे यहाँ तक। ऑल गाइस, ऑल क्लियर है यहाँ तक, चलिए ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है क्या कि क्लास ए के अंदर में हम यहाँ पे हमने वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लिया और हमने मेथड भी डिक्लेयर किया। अब एक चीज और आपको समझना ये है कि अगर मान लीजिए कि अभी मैंने हमने क्या किया, क्लास ए के लिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया, और इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैंने एक्स को 10 दे दिया, इसी से मैंने शो को कॉल किया, वैल्यू आ गया। तो कल जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि एक ही क्लास के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, और कल मैंने लास्ट सेशन में जो बताया था आपको वो भी चीज करके आपको दिखाया था, सेम उसी तरीके से मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट का नाम अलग अलग होना जरूरी है, इस बात पे ध्यान देना है। इस पहले हमने ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे क्या रखा था, एओ, अब यहाँ पे नाम दे दिया AO2, और इस AO2 में डॉट ऑपरेटर यूज करके मैं सेम उसी एक्स को मैं कुछ दूसरा वैल्यू भी दे सकता हूँ, और ये पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पे AO डॉट शो को कॉल कर दो आप, सॉरी AO नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, AO2 से, यानी इस ऑब्जेक्ट से हमने इस एक्स को 20 दिया, लेकिन आपको पहले वाले जो ऑब्जेक्ट था उससे मैंने इसी एक्स को मैंने 10 दिया। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा हम कर सकते हैं। यानी अभी आंसर आपको ये जो शो कॉल होगा तो यहाँ पे आपको आंसर कितना आएगा, 10। और ये मेथड अगर कॉल होगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 20। इसको हमने यहाँ पे सेव कर लिया और इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करने के बाद आप देखेंगे आंसर 10 और 20 दोनों दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना के आप सेम वेरिएबल में अलग अलग बहुत सारे वैल्यूज आप असाइन करना चाहो तो आप करवा सकते हो। क्लियर होगा यहाँ तक, समझने में कोई डाउट, ऑल क्लियर यहाँ तक कि आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट, अब अगर चाहते हो कि मान लो कि मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना दिया, यहाँ पे उसी को कॉपी करके मैं नीचे रख देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखो AO3 नाम दे दिया, AO3 यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, 30 दे दिया, ठीक है। और अब आप यहाँ पे इसको कंपाइल कीजिए, और अभी आप देखेंगे कि इसका आंसर 10, 20, 30। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट से आंसर 10 है, सेकंड ऑब्जेक्ट से 20 है, और थर्ड ऑब्जेक्ट से आंसर 30 है। क्लियर होगा यहाँ तक, किसी को डाउट कुछ नहीं समझने में, ऑल ओके होना चाहिए यहाँ तक।
आपको इजी लग रहा होगा, यस और नो? ठीक है, चलिए, तो ये पार्ट आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने का कहानी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है, तो हम कुछ नया चीज देखेंगे। देखिए अब प्रॉब्लम क्या होगा कि क्लास ए के पास जो हमारे पास जो ये वेरिएबल है इंट एक्स, अगर ये पब्लिक है, पब्लिक का मतलब क्या कि हम दूसरे क्लास से भी इसको एक्सेस किया जा सकता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे कि एओ के ऑब्जेक्ट के हेल्प से मैंने इस एक्स को वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है, यानी मैक क्लास यानी दूसरे क्लास से इस एक्स को एक्सेस किया जा रहा है बिकॉज ऑफ पब्लिक। अगर इस पब्लिक की जगह पे मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, प्राइवेट, है ना, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया प्राइवेट, तो अब ये यहाँ से जो हम लोग एओ डॉट एक्स जो कर रहे थे ये नहीं कर सकते हैं। और इसी लाइन आप इसका लाइन नंबर आप देखो कितना है, 14 लाइन नंबर में आपको एरर आपको दिखा देगा, ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट हो चुका है। और प्राइवेट का मतलब होता है क्या कि आप सिर्फ इसी क्लास में यूज कर लो, बाहर से इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता है, न ही कोई इसको वैल्यू दे सकता है। तो इस प्रोग्राम को जैसे ही आप कंपाइल करोगे उसी वक्त आपको एरर दिखाएगा। अब देखो आप जैसे मैंने इसको कंपाइल किया, आप देखेंगे कि कंपाइलेशन टाइम पे ही आपको एरर दिखाएगा। और एरर क्या दिखा रहा है, देखो बताया था लाइन नंबर 14 में एरर क्या है, एक्स हैज ए प्राइवेट एक्सेस इन ए, यानी एक्स के पास अभी जो वेरिएबल हमने जो रखा है वो प्राइवेट यहाँ पे है, और इसलिए एओ डॉट एक्स जो आप कर रहे थे ये आप नहीं कर सकते हो। क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को कि यहाँ पे कोई भी प्राइवेट वेरिएबल अगर होता है तो उसको हम दूसरे क्लास से एक्सेस हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर करना हो तो, कभी आपने देखा यहाँ पे आपको दिखा रहा है, प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि मेथड को प्राइवेट नहीं करना, क्योंकि मेथड को दूसरी जगह से ही हम कॉल करने के लिए बनाते हैं। अगर इसको प्राइवेट कर दोगे तो कोई मतलब ही नहीं है, कॉल ही नहीं होगा, कॉल नहीं होगा तो आउटपुट आपको नहीं आएगा। लेकिन पब्लिक जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उसको हम पब्लिक प्राइवेट कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये प्राइवेट है तो बाहर से तो एक्सेस होगा नहीं, तो इसको हम कैसे एक्सेस कर सकें, कुछ ऐसा तरीका दे हमें समझना हो तो क्या चीज यहाँ पे किया जाएगा, समझिए। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने एक पब्लिक वेरिएबल पब्लिक मेथड एक डिक्लेयर किया, मान लो कि सेट नाम का एक मेथड बना दिया, ठीक है। मैंने आपको कल बताया भी था कि इसमें हम पैरामीटर हम डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो कुछ दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया ए, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। इसके बारे में लास्ट क्लास में काफी डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमने एक मेथड क्रिएट किया, मेथड नेम इज सेट, एंड इनसाइड दिस मेथड हम क्या करेंगे कि एक के पास जो भी वैल्यू होगा उसको मैं असाइन कर रहा हूं एक्स को। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्या सेट मेथड इस एक्स को एक्सेस कर सकता है, यस और नो? प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए। क्या आपको लग रहा है कि इंटीजर एक्स तो प्राइवेट है, तो क्या सेट मेथड इस एक्स को एक्सेस कर सकता है क्या? राइट, तो यहाँ पे बिल्कुल कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि दोनों सेम क्लास में है ना, सेम क्लास में है तो कर ही सकता है ना। तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया कि प्राइवेट का मतलब है कि आप इस क्लास में तो कोई भी इसको यूज कर सकता है, क्लास के बाहर से इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता है, कंसेप्ट ये होता है, ठीक है। तो मैंने एक एडिशनल मेथड बनाया और ये मेथड कॉल होगा, तो आपको यहाँ पे एक वैल्यू देना जरूरी होगा, क्योंकि मैंने कल बताया था कि मेथड को जब भी कॉल करो तो पैरामीटर आप जरूर देखो कि उसके अंदर कितना पैरामीटर डिक्लेयर किया हुआ है या नहीं है। तो जैसे यहाँ पे इंटीजर ए है, मतलब एक इंटीजर में आपको वैल्यू पास करना होगा जो कि यहाँ पे आएगा, और वही वैल्यू किसको मिल जाएगा, एक्स को मिल जाएगा। यानी इनडायरेक्टली इस मेथड के हेल्प से मैं यहाँ तक वैल्यू पहुंचा दूंगा इंटीजर एक्स तक। तो और ये मेथड तो पब्लिक है, इसको तो हम दूसरे क्लास से आराम से कॉल कर सकते हैं। तो कैसे हम कॉल करेंगे, यहाँ पे आते हैं। ये तो आप नहीं कर सकते हो, एओ डॉट एक्स इक्वल टू 10 आप नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली एक्स को यूज आप नहीं कर सकते हो बाहर से। तो मैंने क्या किया, एओ डॉट सेट मेथड को कॉल किया, और सेट मेथड के पास एक पैरामीटर में इंटीजर ए लिखा हुआ था, उसकी जगह मैंने एक वैल्यू दे दिया 11। तो ये जो 11 मैंने लिखा हूं ये किसको असाइन होगा, ये ए को असाइन होगा, और ए की वैल्यू किसको चला जाएगा, एक्स में असाइन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, यस और नो? प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए कि अभी जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि इनडायरेक्टली हम लोग एक्स तक कैसे हम वैल्यू पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि ये चीज समझ में आ रहा होगा। अगर आया है, अगर इस यहाँ पे आप इसको कंपाइल करके देखो तो पहले जो एरर आपको आता था वो एरर यहाँ पे बिल्कुल नहीं आया है, और इसको जब आप रन करेंगे तो आंसर आपको यहाँ पे 11 आपको अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे दिखा रहा है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि अगर कोई भी प्राइवेट वेरिएबल हो तो उसके लिए आपको एडिशनल एक और मेथड आपको क्रिएट करना पड़ता है, और इसके थ्रू आप इस चीज को एक्सेस कर सकते हो। अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे हमारे पास एक और प्राइवेट वेरिएबल हो जाए तो कैसे इसको एक्सेस किया जा सकता है, कोई बताएगा? अगर यहाँ पे प्राइवेट इंटीजर एक्स कॉमा वाई हो चुका है, यानी दो प्राइवेट वेरिएबल हो चुका है, तो अब वाई को भी मुझे वैल्यू अगर असाइन करना हो तो, क्योंकि वाई भी तो प्राइवेट हो चुका है, तो इसको हम कैसे वैल्यू दे सकते हैं? यस, क्या हो सकता है, प्लीज बताइए मुझे, रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए सभी लोग यहाँ पे।
ठीक है, एक आंसर मेरे पास आया है कि ऐड पैरामीटर्स। ओके, बाकी लोग भी क्या रिस्पॉन्ड करेंगे जरूर बताइए, क्या हो सकता है, क्या आपके माइंड में चल रहा है? कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा कि कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप लोग आंसर दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सिंपली यहाँ पे समझना क्या है कि यहाँ पे जैसे इंट ए रखा था, तो ए की वैल्यू किसको मैं दे रहे थे, एक्स को हम लोग दे रहे थे। यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक और आप डिक्लेयर कर दो इंटीजर वाई, और हमने क्या किया यहाँ पे वाई इक्वल्स टू बी कर दिया, यानी बी की वैल्यू किसको असाइन हो जाएगा, वाई को असाइन हो जाएगा। राइट, अब इस मेथड को जब कॉल करोगे तो कितना वैल्यू पास करना होगा, दो पैरामीटर है, इट मींस यू हैव टू पास टू वैल्यूज फ्रॉम द मेन। यहाँ से आपको दो पास करना होगा, यानी 11 कॉमा मैंने सपोज 12 दे दिया, तो 11 किसको जाएगा, ए को, 12 किसको जाएगा, बी, सॉरी यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, बी लिखना चाहिए, सॉरी। ठीक है, ए और बी की नीचे से वैल्यू आएगा, और ए की वैल्यू एक्स को असाइन हो जाएगा, बी की वैल्यू वाई को असाइन हो जाएगा। राइट, और अब यहाँ पे शो मेथड जब कॉल होगा तो एक्स तो डिस्प्ले हो ही रहा था, अब मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, मैंने यहाँ पे वाई को भी डिस्प्ले करवा दिया। और अब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल कीजिए। हमने कंपाइल किया और जब हमने रन किया आप देखेंगे 11 एंड 12 आपको प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी प्राइवेट वेरिएबल हो तो उसको हम बाहर से दूसरे क्लास से हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पस यू हैव टू क्रिएट वन मोर मेथड एंड दैट मेथड मस्ट बी पब्लिक। अगर ये पब्लिक होगा तभी से हम नीचे से कॉल कर सकते हैं, और कॉल करेंगे यहाँ से दो पैरामीटर है और वही वैल्यू यहाँ तक मिल जा रहा है। राइट, 100% कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि प्राइवेट वेरिएबल को कैसे एक्सेस किया जा सकता है, ये चीज क्लियर होगा सभी लोगों को। राइट, अब बात करते हैं क्या कि एक और तरीका है क्या, एक और तरीका कैसे हम देखेंगे वो समझिए। अब आप ये बताओ कि ये जो इंट ए और इंट बी है, ये वेरिएबल कहाँ पे है इस मेथड के अंदर, इसको क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। कल मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था इसके बारे में। और ये जो हमारा वेरिएबल है, ये कौन सा वेरिएबल है, मैंने क्या बताया इसको, इसका नाम क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल। ये इंस्टेंस वेरिएबल है और ये हमारा पैरामीटर है। तो अभी मैंने ए और बी क्यों बनाया था, क्योंकि ए की वैल्यू एक्स को देना था, बी की वैल्यू वाई को देना था, इसलिए हमने बनाया था यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे भी मैंने x रख दिया और यहाँ पे भी अगर y रखा, मतलब जो नाम इंस्टेंस वेरिएबल का नाम था वही मैंने पैरामीटर में भी अगर रख देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की जगह पे x हो जाएगा, b की जगह पे y हो जाएगा। और इस केस में आप क्या देखेंगे कि नाम दोनों का सेम है यहाँ पे सब कुछ। तो यहाँ पे इंटरनली प्रॉब्लम क्या होगा कि जब भी इस मेथड को कॉल किया जाएगा, यानी आप जैसे मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ 11 12 आपने वैल्यू भी दिया, तो 11 12 यहाँ पे आएगा। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि कौन सी वैल्यू, मतलब कौन सा एक्स इसका है, कौन सा एक्स यहाँ पे है, ये समझना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आप ये मत बताना कि यहाँ पे एरर आ जाएगा, दोनों का नाम हमने सेम रख दिया, तो नहीं, नाम सेम रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि दोनों का अलग अलग लोकेशन पे है। क्योंकि ये अलग है, ये इसको हम पैरामीटर कहते हैं और ये इंस्टेंस वेरिएबल होता है, तो इसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए इस प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करके आप देखेंगे तो क्या होगा, आपको एरर तो बिल्कुल आपको नहीं दिखाएगा, है ना। बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा होगा कि एरर आता है, यहाँ पे देखो कंपाइल किया मैंने, यहाँ पे कोई एरर आपको नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ तक तो जब आप वैल्यू देते हो तो 11 12 यहाँ तक तो आ जाएगा, लेकिन इसके बाद ये परफॉर्म होगा नहीं। यानी यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि कौन सा एक्स इंस्टेंस वाला है और कौन सा एक्स पैरामीटर वाला है। इस केस में ये परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन आपने फिर क्या किया था, आपने शो मेथड को तो कॉल किया हुआ है, और शो मेथड अगर कॉल होता है तो क्या डिस्प्ले करेगा, एक्स और वाई। और ये एक्स और वाई कौन सा है, ये इंस्टेंस वाला। और आप जानते हो कि इंस्टेंस वेरिएबल के पास अगर कोई भी वैल्यू नहीं देते हो आप, तो डिफॉल्ट वैल्यू कितना प्रिंट होता है, मुझे बताएंगे आप लोग, उसका डिफॉल्ट वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल का कितना होता है अगर इंटीजर होता है तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है 0। आई होप कि आप लोगों को याद होगा और समझ में आ रहा है कंसेप्ट। यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे यहाँ तक। और अगर अगर मैंने इस प्रोग्राम को अब मैं रन करता हूँ, आपको आंसर यहाँ पे देखो 0 और 0 आपको दिखा रहा है, मतलब हमने नीचे से जो वैल्यू दिया था वो वैल्यू ऊपर तक असाइन नहीं हो रहा है, यानी इंस्टेंस वेरिएबल तक पहुंच ही नहीं रहा है। और यहाँ पे जो आंसर आपको दिखाएगा वो आपको 0 और 0 दिखाएगा। क्लियर है यहाँ पे सभी लोगों को, 100% क्लियर है? किसी को डाउट है तो प्लीज जरूर आप पूछिएगा, ठीक है। तो यही क्लियर है, मैं एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। चलिए, ये चीज अगर समझ में आ चुका है तो फिर आपका क्वेश्चन होगा क्या कि फिर वैल्यू कैसे जाएगा यहाँ तक, कैसे, अभी तो 0 आ रहा है, हमने तो यहाँ पे दिया 11 12, वो कैसे यहाँ तक पहुंचेगा। इसके लिए आपको करना होगा, एक न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने क्या लगाया, दिस डॉट। ठीक है, मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, दिस डॉट।
दिस कीवर्ड क्या करता है कि अब देखो, अब दोनों में डिफरेंशिएशन आपको दिखेगा कि जिस वेरिएबल से पहले दिस डॉट लगा है, ये समझ जाओ कि ये इंस्टेंस वेरिएबल की बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब 11 यहाँ पे आया, पैरामीटर तक इंट एक्स तक आया, अब उसके बाद एक्स की वैल्यू किसको जा रहा है, दिस डॉट एक्स को जा रहा है, और दिस का मतलब इंटरनली कंपाइलर समझता है कि ओके तुम बात कर रहे हो इंस्टेंस वेरिएबल की, और ये वैल्यू यहाँ पे जाके स्टोर कर लेगा। दूसरा वैल्यू आपने क्या दिया, 12 गया इस y को, y की वैल्यू यहाँ पे आया, y की वैल्यू किसको जा रहा है, दिस डॉट y, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आराम से यहाँ पे y को जाके असाइन करवा देगा, और फिर शो को कॉल करेंगे तो अब आंसर आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 और यहाँ पे 12 आपको प्रिंट करके दिखाएगा। क्लियर है? अब इस प्रोग्राम को हमने कंपाइल करते हैं और हम रन करते हैं, आप देखेंगे आपको 11 एंड 12 आपको दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आया। तो अभी आपको समझ में आया कि दिस कीवर्ड क्या इंडिकेट करता है। क्लियर है? 100% कंफर्म कीजिए मुझे यहाँ तक, दिस कीवर्ड किस तरीके से हम यहाँ पे यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक ये ओके हो चुका है। प्राइवेट को कैसे एक्सेस करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं क्या कि कुछ और तरीका है क्या। एक और तरीका है, वो क्या है, अभी पब्लिक वॉइड सेट, ये क्या है, ये हमने क्या बनाया, ये हमारा एक मेथड है। ठीक है, ये हमारा एक मेथड है, और मेथड का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। वॉइड, आपको मैंने कल इसके बारे में भी आपको डिटेल बताया था कि वॉइड क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे अभी तो फिलहाल मैं आपको दिस का कीवर्ड का यूज में वेरिएबल के साथ ही आपको बता रहा हूँ, मेथड के साथ हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, वो आगे के लेटर सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब आप यहाँ पे देखें क्या कि सेट मेथड जो हमने बनाया है, ये तो मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे दिया था, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेथड मुझे नहीं चाहिए। अब मैंने क्या किया कि ये जो वॉइड सेट जो लिखा हुआ था, ये कंप्लीटली मैं यहाँ से हटा दिया। पब्लिक लिखा हुआ है, पब्लिक का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, और मैंने क्या किया, क्लास का नाम मैं लिखता हूँ, क्लास का नाम क्या है, ए, वो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। अब पूछेंगे कि अब ये क्या है, क्योंकि हमने ऐसा चीज तो देखा नहीं है। तो ये जो कंसेप्ट होता है, इसी को मैं थोड़ा सा कमेंट करके लिख देता हूँ, इसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये, इसको क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टर। अभी आप देखो ये जो हमने बनाया ये क्या है हमारा, ये हमारा मेथड है। मेथड बनाने का तरीका मैंने कल बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि मेथड का नाम आप जो भी देना चाहो दे सकते हो, यहाँ पे ब्रैकेट साइन देना है, ये रिटर्न टाइप होता है, और ये एक्सेस मॉडिफायर होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक्सेस मॉडिफायर और डायरेक्टली क्लास का नाम जो था वही एग्जैक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ऐसा जब भी आप देखो तो इसको क्या कहेंगे, ये कंस्ट्रक्टर है। अब आप क्वेश्चन समझेंगे क्या कि इसको कैसे कॉल किया जाएगा, क्योंकि मेथड को कॉल करना तो बहुत आसान था, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया तभी। अच्छा, यहाँ पे सेट नाम का कोई मेथड है नहीं, इसको हटा दिया मैंने। ऑब्जेक्ट का नाम डॉट शो मेथड को कॉल किया, तो यहाँ पे शो मेथड को कॉल किया तो इसके अंदर में जो भी पार्ट था वो पार्ट एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट दिखा देता है। लेकिन अब ये कैसे कॉल होगा, इसको कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आप तो जानते हो कि एक क्लास से दूसरे क्लास को एक्सेस करना, तो आप ऑब्जेक्ट तो बनाते हो। आप जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हो ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब देखो, अभी मैंने बताया था कि क्लास के लिए आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, क्लास का नाम, यानी जिस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हो, ये ऑब्जेक्ट का नाम है, जो आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, इक्वल्स टू न्यू से ऑब्जेक्ट बनता है, मेमोरी एलोकेशंस होता है। और ये देखो, इसको मैं क्या पहले बताता था, जस्ट मैं बोलता था ये क्लास का नाम है, बट इसको क्या समझना है आपको कि ये हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, और ये कंस्ट्रक्टर को कॉल जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है क्लास का नाम ए, और यहाँ पे ब्रैकेट खाली है, लेकिन इस बात पे आपको ध्यान देना है कि अभी यहाँ पे ए जो लिखा है, यहाँ पे 2 पैरामीटर यहाँ पे है, इट मींस आपको यहाँ से 2 वैल्यू पास करना होगा। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर को कॉल जाएगा, और यहाँ से 2 वैल्यू भी ले लिया इसने, 10 20, ये 10 20 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर यहाँ से वैल्यू सेम उसी तरीके से दिस के हेल्प से यहाँ तक पहुंच जाएगा। और फिर आप नीचे किसको कॉल कर रहे हो, शो को कॉल कर रहे हो, जैसे शो कॉल होगा ये दोनों की वैल्यू आपको डिस्प्ले कर देगा, जो भी वैल्यू यहाँ पे हमने पास किया है 10 20, वो अभी आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखा देगा। अब इसको कंपाइल करके देखें कि सब कुछ सही आ रहा है क्या। आप बिल्कुल सही है, आप यहाँ पे देखो आंसर आपको 10 और 20 प्रिंट करके दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आया है। आई होप कि अभी कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि मेथड क्या होता है और कंस्ट्रक्टर क्या होता है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन आपको कुछ इस तरीके से कर दूं, ताकि डेफिनेशन भी आपको इसी में समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, क्या कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या, इट्स नेम इज सेम एज क्लास नेम बट विदाउट एनी रिटर्न टाइप। इसका कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। रिटर्न टाइप का मतलब क्या समझ में आ गया होगा कि जैसे यहाँ पे देखो, ये मेथड का नाम क्या है, शो,
लेकिन उससे पहले क्या लिखा है मैंने, वॉइड। ये क्या है, रिटर्न टाइप है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखो डायरेक्टली क्लास का नाम लिखा है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं लिखा है कि वॉइड, इंटीजर, फ्लोट, कुछ नहीं लिखा है। तो ये होता है कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट। क्लियर होगा कंस्ट्रक्टर के बारे में, समझ में आया? यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए यहाँ तक कि कंस्ट्रक्टर और मेथड में आपको डिफरेंस भी समझ में आया होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर को अपने अकॉर्डिंग आप नाम नहीं दे सकते हो, कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो इसके क्लास का नाम होगा, और मेथड का नाम आप अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, जस्ट ऑब्जेक्ट बनाते हो, ऑब्जेक्ट से ही डायरेक्टली ये लिंक होता है। और लेकिन मेथड को कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिर आपको मेथड को अलग से कॉल करना पड़ता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अच्छा, कंस्ट्रक्टर दो टाइप से होता है, एक होता है पैरामीटराइज्ड और एक होता है नॉन पैरामीटराइज्ड। यहीं पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूं क्या कि टाइप्स। ठीक है, टाइप्स सबसे पहला होता है क्या, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और दूसरा नॉन पैरामीटराइज्ड। ठीक है, अब पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड का मतलब क्या होता है ना, कि पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड कोई डिफॉल्ट कहते हैं, कोई भी पूछ रहे थे। ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर। तो ये कंस्ट्रक्टर है, लेकिन पैरामीटर में हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, जिसको हम क्या कहेंगे, ये कौन सा एग्जांपल हो जाएगा, ये जो भी मैंने आपको बताया ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल हो जाता है। और अगर ये कंप्लीट अगर खाली है, ये एम्प्टी है, तो वो नॉन पैरामीटराइज्ड हो जाएगा। मैं एक और दूसरा एग्जांपल आपको उसके थ्रू आपको बताने की कोशिश यहाँ पे करूंगा, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए देखिए, अब मैंने क्या किया, अब यहाँ पे इस प्रोग्राम को सिंपल रखता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अभी हमारे पास एक मेथड है, ठीक है, ये हमारे पास मेथड है, और चलो ये अगर मेथड कॉल होता है तो मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट करता हूँ। मैंने प्रिंट कर दिया क्या, हेलो इट्स मेथड, है ना, ऐसे लिख दिया मैंने, हेलो इट्स मेथड। अब आप बताओ कि अगर इसको मुझे कॉल करना होगा तो क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, ए के लिए ऑब्जेक्ट बनाना होगा, जो कि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया है। और ऑब्जेक्ट में डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए सो मेथड को कॉल कर दो। सो मेथड कॉल होगा, आपको ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर अब मैं आपसे क्वेश्चन अगर करूं ये कि आपको करना क्या है, कि ये हमने नहीं, ये जो कॉल कर रहे हो ना, ये कॉल अगर नहीं किया तो आप बताओ कि आउटपुट मुझे आएगा या आउटपुट नहीं आएगा। हमने क्लास ए के अंदर एक मेथड बनाया, मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन इस मेथड को कॉल नहीं किया, तो क्या मुझे ये मैसेज आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए यहाँ तक। इस प्रोग्राम का आउटपुट मुझे आएगा या नहीं आएगा, क्या लग रहा है आप लोगों को? राइट, बिल्कुल नहीं आएगा। राइट, क्योंकि अगर आप मेथड को कॉल ही नहीं करते हो तो आउटपुट आएगा ही नहीं ना। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगा। तो मैं अगर इस प्रोग्राम को मैं आपको कंपाइल करके आपको दिखाऊं पहले, ठीक है, आप देखेंगे कि देखो यहाँ पे ब्लैंक आउटपुट आ रहा है, कुछ भी आउटपुट आपको प्रिंट करके नहीं दिखा रहा है। अब तो आपको समझ में आ गया कि मेथड अगर है तो आपको कंपलसरी तौर पे ऑब्जेक्ट में सो इस तरीके से डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए सो को कॉल करना होगा, तो ही आपको आउटपुट प्रिंट करके दिखाएगा, हेलो इट्स मेथड। ठीक है, तो ये तो हो गया मेथड। अब बात करते हैं इसी को कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे। ये जो वॉइड शो है इसको हटा दो, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, क्लास का नाम। बस ये क्या हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया, ये हमारा कंस्ट्रक्टर होगा। ये कॉल कैसे होगा, बस ऑब्जेक्ट बनाओ आप, ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया, बस काम हो गया आपका, है ना, बस ये काम हो गया। ये क्योंकि यहाँ पे ए है, ये भी ब्लैंक है, ये ब्लैंक इसको जाएगा, इसको कॉल कर देगा ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट ऑब्जेक्ट आप बनाते हो और वो कॉल हो जाएगा। रन करते हो, देखो आपको दिखा रहा है हेलो इट्स कंस्ट्रक्टर। तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर हो गया, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमने यहाँ पे पैरामीटर में कुछ नहीं रखा है, तो ये नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल ये हो जाता है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी आपको दिखेगा, अगर मैं ये नहीं लिखूं, ऐसे लिख दूं, सिर्फ मैंने क्या लिखा, न्यू ए, सिर्फ इतना अगर मैं लिखता हूँ, अभी आप देखो, आप यहाँ पे इसको हमने कंपाइल किया, सब कुछ ठीक है, रन किया, आप देख सकते हो आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है, तो सिर्फ अगर ऐसे, क्योंकि इससे ऑब्जेक्ट बनता है, न्यू से ही ऑब्जेक्ट बनता है, न्यू कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाया, ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट बनता है और यहाँ पे इसको कॉल जाके कर देता है। तो ये भी एक, अगर आपको कभी इंटरव्यू में ऐसा अगर दिख जाए तो भी आपको वहां पे करेक्ट आंसर देके आना है कि यस बिल्कुल ये कंस्ट्रक्टर को जाके कॉल कर देता है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। आई होप कि अभी आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में अच्छी तरीके से पता चल चुका है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, और कंस्ट्रक्टर में उसका नाम हमेशा क्लास का नाम जो होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम देना है। इस दो टाइप्स का होता है, पैरामीटराइज्ड एंड नॉन पैरामीटराइज्ड। कब होगा कॉल, कैसे कॉल होगा, हर चीज के बारे में आपको बताया, और मेथड के साथ मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करके भी आपको बताया कि किस तरीके से इसका यहाँ पे डिफरेंस होता है।
राइट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? ऑल क्लियर गाइस? कंफर्म कीजिए मुझे, यहाँ तक 100% समझ में आ रहा है? यस, चलिए अब यहाँ पे कुछ और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि अभी ये सब पार्ट यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से हमारे पास क्लास मैक है, ऐसे है, और हमारे पास मेन मेथड, यहाँ पे मेन मेथड भी हमने बना दिया है। अब क्लास मैक के जस्ट नीचे यहाँ पे आता हूँ और मैंने जस्ट कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और क्लोज किया कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दिया, हेलो, ऐसे लिख दिया, ठीक है? ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे क्लास मैक है, तो क्या ये प्रोग्राम अगर इस तरीके से मैं लिखता हूँ तो सही है क्या? रन होगा? आउटपुट मुझे आएगा ये हेलो? अगर इस प्रोग्राम को अभी कंपाइल किया जाए तो रन होगा? क्योंकि ये किसी मेथड के अंदर तो नहीं लिखा है, नहीं, और मैंने इसका कुछ नाम भी नहीं लिखा। पहले हम लोग क्या लिखा करते थे, कुछ या तो कंस्ट्रक्टर बनाते थे, है ना, या हमने क्या करते थे, हमने यहाँ पे कुछ मेथड बनाया करते थे, मेथड का कुछ नाम दिया करते थे। अब मैंने यहाँ पे मेथड का नाम ही नहीं लिखा। अगर अगर मान लो इस मेथड को कॉल करना होता तो आप कैसे कॉल करते थे? आपको क्या करना पड़ता था, यहाँ पे पहले मैक के लिए ऑब्जेक्ट बनाते थे, है ना, जिस क्लास के अंदर थे, मैक क्लास के अंदर, तो मैक क्लास के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर एम डॉट शो मेथड को कॉल किया। तो जैसे हमने शो मेथड को कॉल किया तो ये प्रिंट हो जाएगा और हेलो आपको प्रिंट करके दिखाएगा। तो ऐसा भी हम एक ही क्लास में भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो यहाँ पे आउटपुट आपको प्रिंट करके दिखा रहा है, क्योंकि हमने ये यूजर डिफाइंड मेथड, ये जो था हमारे पास, ये मेथड कौन सा है, इनबिल्ट मेथड है, ये हमने खुद का मेथड बनाया और ये मैक के अंदर में था, तो हमने मैक के लिए ऑब्जेक्ट बना के और इसको मेथड को कॉल कर दिया। तो ये इस तरीके से किया जा सकता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने अभी जो किया मैंने, कि अब ये लिखा ही नहीं है, अब अगर वो सो नाम का है ही नहीं, तो अब ये आंसर आएगा या नहीं आएगा? क्या लग रहा है आपको? एरर दिखाएगा कि क्या हो सकता है? प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए कि क्या हो सकता है यहाँ पे। रिस्पॉन्ड करने में बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग। अगर जो भी आपको समझ में आ रहा है तो रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए कि क्या हो सकता है यहाँ पे। एरर आएगा, आउटपुट आएगा, मैक्सिमम लोग यहाँ पे बता रहे हैं एरर आएगा, ठीक है? मैक्सिमम लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ कुछ लोग बता रहे हैं आएगा भी, और कुछ कुछ लोग बता रहे हैं नहीं भी आएगा। चलिए ठीक है, आप यहाँ पे देखिए कि क्या हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, इस प्रोग्राम को मैंने कंपाइल किया और आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी एरर आपको नहीं दिखाता है, ठीक है? कोई भी एरर यहाँ पे नहीं आ रहा है, और जब आप इसको रन करते हो तो आंसर आपको यहाँ पे दिखा रहा है, और वो आंसर आपको हेलो यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये कैसे हुआ? ये क्या है, कंसेप्ट क्या है? तो इसको मैं आपको बताऊं कि इसको हम कहते हैं इंस्टेंस ब्लॉक, है ना? कुछ नाम नहीं होता है, जस्ट कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दिया, इसको हम क्या कहते हैं? इंस्टेंस ब्लॉक। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, इसको यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, इंस्टेंस ब्लॉक इसको कहते हैं, ठीक है? ऐसे दे दिया। और इसके लिए लेकिन ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है, क्योंकि इंस्टेंस का मतलब क्या जानते हो आप लोग? ऑब्जेक्ट बनाना। तो ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है तो ही ये कॉल होगा, ठीक है? तो ये आपका कंसेप्ट क्या हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? इंस्टेंस ब्लॉक इसको हम कहते हैं। और जितना चाहो उतना इंस्टेंस ब्लॉक बना सकते हो, और जो कैलकुलेशन करना हर कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर आता हूं मैं, और यहाँ पे आप देखो एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, एक्स में 10 दे दिया, वाई में 20 दे दिया मान लो, है ना, जेड इक्वल मैंने कर दिया एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया किसको? सम इज प्लस जेड, कुछ इस तरीके से, ठीक है? और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने बनाया, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। ऑब्जेक्ट आप बनाते हो ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, ठीक है? पहले मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बनाता हूँ, ठीक है? किसी किसी के माइंड में क्वेश्चन होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाता हूँ तो ये क्या कॉल होगा क्या? राइट? तो आप जानते हो कि ये कॉल नहीं होगा, और आपको ब्लैंक आउटपुट आपको दिखाएगा, कुछ आउटपुट यहाँ पे नहीं आएगा। तो कंपलसरी तौर पे आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट अगर आपने बना लिया तो बाय डिफॉल्ट ये इंस्टेंस ब्लॉक को ही कॉल करता है, और आपको आउटपुट आपको मिल जाता है। आप देखोगे यहाँ पे सम इज 30 आपको प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। और इस तरीके से जितना आप चाहो उतना इंस्टेंस ब्लॉक बना सकते हो आप, ठीक है? और सभी के लिए आपको ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं बनाना है, एक ही ऑब्जेक्ट बनाओ काम हो जाएगा। देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे मैंने क्या रखा, इसको मान लो माइनस कर दिया, ठीक है? ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया, और यहाँ पे मैं मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। यानी हमारे पास अभी 3 इंस्टेंस ब्लॉक है, ठीक है? तो 3 इंस्टेंस ब्लॉक होने का मतलब ये नहीं कि आपको 3 ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, नहीं, आप सिंपल ऐसे भी रख दो काम चल जाएगा आपका, है ना, न्यू मैक, लेकिन ये लिखना तो जरूरी है, ठीक है? अब एक ही ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, और जैसे आप इसको कंपाइल करते हो सब कुछ ठीक है, रन करते हो, देख सकते हो सम भी आ गया, सब्ट्रैक्शन भी आ गया,
और मल्टीप्लीकेशन भी आ गया। मैं आपको बताऊं ये कंसेप्ट बहुत सारे लोगों को जब इंटरव्यू में पूछा जाता है तो वहां पे मिस्टेक करके आते हैं, समझते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, बिना नाम के कैसे होगा, राइट। लेकिन इसी को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंस ब्लॉक इसको कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इंस्टेंस ब्लॉक कहते हैं। और आपको बिना यहाँ पे जस्ट ऑब्जेक्ट बनाया और जितना आप इंस्टेंस ब्लॉक बनाना चाहो वो सभी को रन कर देता है, अलग अलग आपको कॉल करना भी यहाँ पे नहीं पड़ता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंस ब्लॉक का कंसेप्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और नया कंसेप्ट समझिए कि जैसे मैंने यहाँ पे इंस्टेंस ब्लॉक बनाया, कुछ नाम नहीं लिखा, बाय डिफॉल्ट ये इंस्टेंस ब्लॉक होता है। अब यहाँ पे मैंने कीवर्ड लिख दिया स्टैटिक, ठीक है, यहाँ पे अब मैंने क्या लिख दिया, स्टैटिक। उससे पहले क्या लिखा, स्टैटिक। अब इसको हम क्या कहेंगे, ये स्टैटिक ब्लॉक है। और स्टैटिक का मतलब आप लोग जानते हो कि ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं होती है, मतलब अब इस नीचे अब कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, मेन में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और ये जैसे क्लास लोड होता है स्टैटिक ब्लॉक कॉल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे स्टैटिक लगा दिया, अब यहाँ पे मेन मेथड में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये जैसे क्लास लोड होता है स्टैटिक ब्लॉक कॉल हो जाता है और आउटपुट आपको बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको दिखाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा। आप देख सकते हो, सम, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। आई होप कि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा कि स्टैटिक ब्लॉक और इंस्टेंस ब्लॉक में डिफरेंस क्या है। यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे यहाँ पे कि स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है और इंस्टेंस ब्लॉक क्या होता है, मेथड क्या है, और उसके अंदर में कंस्ट्रक्टर हम किस तरीके से रख सकते हैं। अभी आपको हर चीज के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है क्या, कि अगर मान लो कि यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक रखा मैंने, इसको मैं थोड़ा सा रखता हूँ कि ये इंस्टेंस ब्लॉक है, और यहाँ पे मैंने एक बना दिया कंस्ट्रक्टर, है ना, ये मैंने बना दिया कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कुछ इसी तरीके से बनाते हैं, ये कंस्ट्रक्टर हो गया। और अब मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, यानी जितने भी चीजें क्लासेस में होता है सब यहाँ पे यूज कर देता हूँ। यहाँ पे शो नाम का एक मेथड बना दिया कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग मैसेज देता हूँ कि ये अभी हमारे पास में क्या है, ये मैंने यहाँ पे मैसेज क्या दे दिया, ये है स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है। और ये हमारे पास में है क्या, इंस्टेंस ब्लॉक, ये इंस्टेंस ब्लॉक है। और ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, ताकि आपको समझ में आएगा, कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर है। और इसके अंदर हमने यहाँ पे ये जो मेथड हमने जो बनाया है, इस मेथड का यहाँ पे बोलता हूँ क्या, ये हमारा मेथड है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर को मैं सबसे उठा के ऊपर रख देता हूँ कुछ इस तरीके से, फिर मैंने स्टैटिक ब्लॉक रखा है, फिर ये रखा है, लेकिन चलो यहाँ पे मेथड को भी यहाँ से कट करके ऊपर यहाँ पे रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। यानी सबसे पहले क्लास का नाम, सबसे ऊपर में क्या है, ये कंस्ट्रक्टर, उसके बाद मेथड, ये स्टैटिक ब्लॉक, ये इंस्टेंस ब्लॉक, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और हमने मेन मेथड यहाँ पे रखा है, मेन मेथड के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। और अभी अगर इसको रन किया जाए तो हमें आंसर, क्या क्या चीजों का आंसर मुझे मिलेगा, कोई बताएगा मुझे यहाँ पे कौन सा ब्लॉक कॉल होगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाता हूं तो हमें आउटपुट में क्या आना चाहिए, कौन सा ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट होना चाहिए, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए सभी लोगों को। अभी मैं एक एक कंसेप्ट बता चुका हूँ। यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक कॉल होगा, इंस्टेंस और स्टैटिक मतलब समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ना कि स्टैटिक जो होता है उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती है, जैसे क्लास लोड होगा सबसे पहले स्टैटिक ही कॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखता हूँ, और इस प्रोग्राम को जब मैं यहाँ पे कंपाइल करता हूँ तो आंसर आपको ये और ये ऐसा नहीं होगा, आपको एग्जैक्ट बताना होगा इंटरव्यू में क्वेश्चन, यहाँ पे सिर्फ स्टैटिक ब्लॉक कॉल होता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये बताने का रीजन क्या है कि आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर आपने एक ही क्लास के अंदर में आपने मेथड बनाए हो, कंस्ट्रक्टर बनाए हो, स्टैटिक ब्लॉक है, इंस्टेंस ब्लॉक है, तो सबसे पहले कौन कॉल होता है। तो अभी आपको डायरेक्टली आंसर देना है स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक जो है आपको मेन मेथड में कुछ लिखो या नहीं लिखो सबसे पहले यही कॉल होता है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके पास रहेगा क्या, कि चलो ठीक है सबसे पहले स्टैटिक को हो गया, चलो अब मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे दे दिया न्यू ए, ठीक है। अब यहाँ पे ये इससे कॉल, आप जानते हो कि अगर मैं इस तरीके से अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो अब आउटपुट में क्या क्या आएगा, ये मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। आप जानते हो कि ऑब्जेक्ट बनाते हो तो दो चीजें कॉल होता है, एक इंस्टेंस वाला भी कॉल हो जाएगा और एक कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कौन कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा या इंस्टेंस ब्लॉक पहले कॉल होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, नहीं, कंस्ट्रक्टर पहले कॉल नहीं होगा। पहले वो यहाँ पे क्या पहले सबसे पहले कॉल होगा, मतलब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात करें तो सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक कॉल होगा, इसके बाद फिर आपका इंस्टेंस ब्लॉक कॉल होगा, और उसके बाद फिर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। आप यहाँ पे देखो इसको, जब मैंने इसको कंपाइल किया
यहाँ पे सब कुछ ठीक है, रन किया। देखो सबसे पहले क्या आया, स्टैटिक ब्लॉक, और उसके बाद फिर क्या आया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आपको दिखा रहा है, लेकिन इंस्टेंस ब्लॉक क्यों नहीं आया? कोई बताएगा इंस्टेंस ब्लॉक क्यों नहीं आया यहाँ पे? क्योंकि क्योंकि हमने यहाँ पे एक ब्लंडर मिस्टेक किया है। किसी को आइडिया है कि मैंने क्या किया है? यहाँ पे नाम हमने क्या रखा हुआ है, क्लास का नाम क्या है, मैक, और मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ किसके लिए, ए के लिए, जो पहले जो था उसका आउटपुट आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको न्यू मैक आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, न्यू मैक, मैक के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, ए के लिए थोड़ी ना बनाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे मैक लिखा, और अब आप देखोगे कि आउटपुट जो होगा, यहाँ पे पहले स्टैटिक ब्लॉक होगा, और उसके बाद देखो इंस्टेंस ब्लॉक होगा, और फिर कंस्ट्रक्टर होगा। तो हमेशा आप ध्यान रखना है कि सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक कॉल होता है, और फिर इंस्टेंस ब्लॉक, फिर कंस्ट्रक्टर, और फिर मेथड। तो मेथड अगर है तो आपको कुछ इस तरीके से करना होगा, है ना, ऑब्जेक्ट कंप्लीट बनाना पड़ेगा। और फिर एम में डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए मेथड का नाम हमने क्या रखा था, शो नाम का मेथड रखा था, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो एम डॉट शो नाम का मेथड है। तो फिर मेथड तो सबसे लास्ट में ही कॉल होगा। अभी आपको अच्छी तरीके से ये चीज क्लियर हो गया होगा कि स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले, इंस्टेंस ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर, एंड लास्ट में मेथड आपको कॉल होगा। तो अभी आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि एक क्लास के अंदर में हम क्या क्या चीजों को रख सकते हैं, उससे ज्यादा कोई भी चीजें नहीं रखा जाता है, ठीक है। और एक वेरिएबल तो आप जानते ही हो कि आप वेरिएबल पब्लिक और प्राइवेट आप रख सकते हो। तो क्या क्या हो सकता है कि वेरिएबल आप रखा जा सकता है, यानी क्लास को अगर आपको डिफाइन करना होगा तो आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि सेट ऑफ वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर, मेथड, स्टैटिक ब्लॉक और इंस्टेंस ब्लॉक, ये सभी चीजों को एक क्लास के अंदर में रखा जा सकता है। किसको कैसे कॉल करना है, हर एस्पेक्ट से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और इससे ज्यादा चीजें आपसे इंटरव्यू में पूछा नहीं जाता है। बस इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ लो कि हाँ क्या इंस्टेंस है, क्या स्टैटिक है, हर चीज के बारे में मैंने आपको काफी डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि अभी आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन किया जाता है, एक एक चीज के बारे में मैंने आपको यहाँ पे काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया, और हर चीज का डिफरेंस भी आपको समझ में आया होगा कि कौन कैसे कॉल होता है, इंटरनली क्या सब चीजें होता है, हर चीज के बारे में आपको बताने की कोशिश किया। तो इंटरव्यू में कभी भी आप जाते हैं तो इस तरीके से अगर आपको लिखा मिले तो वहाँ पे बिल्कुल आप आंसर बहुत ही सोच समझ के आंसर आप लोग दीजिएगा कि क्या होता है। अगर सिर्फ कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज है, डायरेक्टली समझ जाओ अच्छा ये इंस्टेंस ब्लॉक है। इंस्टेंस का मतलब क्या, यू मस्ट नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाओगे ये कॉल होगा। अब क्वेश्चन ये रहता है कि इंस्टेंस ब्लॉक भी है और कंस्ट्रक्टर भी है, तो पहले कॉल कौन सा होगा, तो पहले हमेशा इंस्टेंस ब्लॉक कॉल होगा, बाद में कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। आई होप कि आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। यस, राइट। चलिए, आई होप कि ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया। इसको आप प्रैक्टिस जरूर आप लोग कीजिएगा, ठीक है।